मित्रों नमस्कार। मैं आपको अपने YouTube चैनल डीपी फॉरेंसिक लैब में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि FTIR के कितने पार्ट्स होते हैं और उनकी वर्किंग फंक्शन क्या है। क्योंकि अगर हम FTIR का इस्तेमाल करते हैं फॉरेंसिक लैब में, जो कि हमें मालूम है बहुत ही ज़रूरी और यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बहुत सारे सैंपल्स को एनालिसिस के काम आता है, चाहे वो ड्रग्स के सैंपल हो, चाहे पेंट सैंपल हो, या और भी कोई पदार्थ है। ये इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए हमको इसके जो इंटरनल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। ये तो जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, IR सोर्स, सबसे पहले IR सोर्स, जैसे कि IR यहाँ से निकलता है। जितना वेवलेंथ का हमें IR चाहिए उसी हिसाब से सेलेक्ट करके ये IR यहाँ से निकलता है। ठीक है, जब IR यहाँ से निकला तो बीच में एक जो है एक मिरर लगा देते हैं, जो कि इसको फोकस कर देता है, IR को फैलने से बचाता है, जिससे कि सेंटर होकर के इधर को ट्रेवल करे। और ये फिर एक यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर लगा होता है। ये बीम स्प्लिटर क्या करता है, ये जो IR सिग्नल आ रहा है, जो यार इस सिग्नल का 50% इस डायरेक्शन में भेज देता है और 50% इस डायरेक्शन में भेज देता है। इस डायरेक्शन में ये एक फिक्स मिरर है, इससे टकराने के बाद में फिर IR फिर दोबारा इधर से आता है। और ये जो मूविंग मिरर है इसमें भी ऐसा ही होता है, इससे टकराता है और फिर बाद में यहाँ पर आ जाता है। तो 50% इधर गया, 50% इधर गया, 50 दोबारा रिकम्बाइंड होता है यहाँ पर ये। और यहाँ से रिकम्बाइंड होने के बाद में यहाँ पर इंटरफेरोग्राम बनता है। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर दो वेव्स जो हैं सेम फेस में आके मिल रही है, पाथ डिफरेंस उसमें नहीं है, तो अगर दो वेव्स आपस में मिलेंगे, इंटरफेरेंस होगा ये, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ये, बहुत मतलब सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ये। तो ये यहाँ पर कंबाइंड होता है। लेकिन जब एनालिसिस करते हैं तो इसमें मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट होने से क्या है कि इसमें ये जो सिग्नल IR सिग्नल है और ये IR सिग्नल है, इसमें पाथ डिफरेंस जो है जनरेट हो जाता है। पाथ डिफरेंस होने से इंटरफेरोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरोग्राम बनते हैं ये। और उसके बाद में ये इंटरफेरोग्राम जो है, जो सिग्नल है, जो कंबाइंड हुआ सिग्नल, वो इस डायरेक्शन में आता है और फिर सैंपल के पास होता है। सैंपल क्या करता है, सैंपल जो है जैसे हमें मालूम है, ये कुछ अपने नेचर के अनुसार कुछ फ्रीक्वेंसी को, कुछ वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर देता है और रिमेनिंग को जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन सिग्नल है वो डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया जाता है ये। और डिटेक्ट करने के बाद में फिर इसमें कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है, इंटरफेरोग्राम जनरेट होता है और इसको FFT, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लगाते हैं इसको, ये कंप्यूटर करता है सारा काम ये। और फिर ये FTIR स्पेक्ट्रा जो डिस्प्ले हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये FTIR स्पेक्ट्रा जो है वो डिस्प्ले होता है। तो इसमें कौन कौन सोर्स हुए, एक तो IR सोर्स हुआ जैसे बताया, बीम स्प्लिटर, फिक्स मिरर, मूविंग मिरर, डिटेक्टर और कंप्यूटर, ये इसके जो है इसने पार्ट्स हैं ये। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये कौन कौन से होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के IR सोर्स होते हैं। बीम स्प्लिटर का क्या काम है, डिटेक्टर कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम है, इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा ये। सबसे पहले IR सोर्स। तो IR सोर्स जो IR निकालते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस नेचर का IR को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है। जैसे हमें मालूम है IR जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में। एक मिड IR, MIR जिसकी रेंज जो है तकरीबन 400 से लेकर के और 5000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है ये। तो ये MIR है, जो कि बहुत सारे सैंपल को एनालिसिस में काम आता है। ज़्यादातर हम इसी में काम करते हैं MIR में। ये हमारे जो सैंपल हैं, ड्रग्स के सैंपल हैं या पेंट सैंपल हैं, IR जो स्पेक्ट्रा है, जो MIR स्पेक्ट्रा है, वही हमारे लिए सफिशिएंट होता है।
लेकिन हाँ, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो कि NIR रेंज में भी रिकॉर्ड की जाती हैं और 4IR रेंज में भी रिकॉर्ड की जाती हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये IR सोर्स MIR रेंज में अगर हम बात करें तो ये कौन सा सोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो MIR रेंज में जो IR का सोर्स है वो ग्लोबार या इसको सिलिकॉन कार्बाइड भी बोलते हैं, SiC, जो कि लगभग 930 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटेड होता है ये। तो MIR में एक ग्लोबार MIR ये बहुत फेमस है, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नेरेस्ट ग्लोबर भी है, ये भी इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। और निकोन वायर ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्लोबर MIR जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है MIR रेंज में, ठीक। नेक्स्ट NIR जो जिसकी रेंज जो है इसे आप लगभग जो है 4000 से 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। इसमें टंगस्टन हैलोजन लंप का इस्तेमाल करते हैं। जो IR सोर्स है NIR में टंगस्टन हैलोजन लंप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें यह है FIR फॉर इंफ्रारेड, जो कि जिसकी वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है लगभग 10 to 700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। इसमें मरकरी आर्क इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन IR के सोर्स हैं जो हम ज़्यादातर लैब में, हमारे फॉरेंसिक लैब में MIR रेंज में ही स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड करते हैं, हमारा उसी से काम चल जाता है। और इसके लिए ग्लोबल MIR सिलिकॉन कार्बाइड ये काफ़ी प्रचलित और मेन MIR सोर्स है। तो हम इस सोर्स को हमारे जो ऑप्शन होता है उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है FTIR में हमारे जो है ये सारी फैसिलिटी हो, ये वाली फैसिलिटी हो, बट हम जब सब सिलेक्शन करेंगे तो हम एक ग्लोबल MIR सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे ही। तो ये तो ही IR सोर्स की बात डिफरेंट में। दूसरा है बीम स्प्लिटर। अब ये जो जैसे बताया था कि IR जो जाने के बाद में बीम स्प्लिटर पर पड़ता है, जो कि 50% ये बीम स्प्लिटर है, इस पर IR पड़ा जो है ये, तो 50% इधर इधर भेज देता है इसको, 50% जो है इसको ट्रांसमिट कर देता है। तो ये बीम स्प्लिटर है, ये जो अभी दिखाया था पुरानी पिक्चर में ये। तो ये किसका बना होता है? तो ये जनरली जो है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड मिड IR के लिए, अगर हम मिड IR में इस्तेमाल कर रहे हैं सपोज करो, तो हमें बीम स्प्लिटर हमें KBr वाला रखना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑप्शन हो ये हमारे ऐसा FTIR हो, तो उस केस में हमें KBr इस्तेमाल करेंगे, जो है KBr का जो है पोटेशियम ब्रोमाइड का। ये एक दूसरा भी आता है जो कि 4 और MIR दोनों के लिए काम होता है, ZnSe जिंक सेलेनाइड, ठीक है। एक और भी है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ये NIR रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, एज वेल MIR के भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन हम MIR की बात कर रहे हैं, मिड इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं, तो एक KBR बीम स्प्लिटर ही हमारे जो है काम में आता है। इसी को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए ये, राइट। तो ये तो बीम स्प्लिटर की बात हो गई। अब एक बात आती है लेज़र। अभी हमने चित्र में दिखाया था कि लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर थोड़ी देर के लिए हम दिखाएं इसको, ये लेज़र भी आप इस्तेमाल करते हैं इसको, ये वाला ये लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं ये। तो लेज़र ये साथ में, इसका क्या मतलब जो है, ये क्यों डाला जाता है, ये इसका क्या फंक्शन है ये? अगर ये लेज़र नहीं था तो क्या बगैर लेज़र के काम नहीं कर सकता इंस्ट्रूमेंट ये? लेकिन ना, इस लेज़र को ऐड कर दिया गया है। इसके बहुत फंक्शन हैं। क्या क्या इसके जो फंक्शन है? पहली बात तो यही है, इसमें जो लेज़र इस्तेमाल होता है वो हीलियम नियॉन लेज़र, इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वेव नंबर तकरीबन 632.8 नैनोमीटर के बराबर होती है ये। इस इतनी नैनोमीटर रेंज का हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं। तो लेज़र इस्तेमाल करने के पीछे औचित्य क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो नंबर एक वेव नंबर एक्यूरेसी, इसमें जो वेव नंबर की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है इसको लेज़र इस्तेमाल करने से। दूसरा डिजिटल डाटा एक्विजिशन, ये डाटा को एक्विजिशन कर रहा है, ये प्रेसिस हो जाती है और इक्वल इंटरवल में लगातार धीरे धीरे करके इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये भी इसकी जो है
क्या कहना से प्रिसाइज जो है प्रिसिशन पावर जो है वो ज़्यादा हो जाती है लेज़र को इस्तेमाल करने से। रेफरेंस सिग्नल जैसा काम करता है ये, और ये सिस्टम कैलिब्रेशन में भी काम आता है। ये सारे इसमें काम आता है। इसकी डिटेल से जानने के लिए ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ये, लेकिन हाँ थोड़ी जानकारी के लिए बताएं कि अगर रेफरेंस सैंपल कैसे काम करता है और कैलिब्रेशन के लिए कैसे काम करता है। सपोज करो ये लेज़र आ रहा है, तो लेज़र क्या है, कई बार कि आईआर की, पहली बात तो आईआर की कई बार इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है ये, तो इनका मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कितना कंट्रोल होगा, ये लेज़र इसके साथ मिक्स हो जाता है। जब वो यहाँ से दोबारा होकर आता है तो ये बता देता है कि इनमें हम सपोज पहले कंडीशन में हमने जीरो पाथ डिफरेंस लाना है इसमें जिससे कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरोग्राम बन जाइए, उसकी पीक नज़र आ जाइए। तो लेज़र में साथ में होगा तो बिल्कुल थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा इसमें, अदरवाइज क्या होगा कि ये इंटरफेरोग्राम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरोग्राम या पीक नहीं बनेगा, लेज़र नहीं होगा, और हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम कहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। लेज़र हो गया तो इनको एडजस्ट करने में हमें आसानी रहती है कि इसको इसके बीच में शुरू में पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए ये, तो इसके लिए इसके काम आता है एक्यूरेसी के लिए, इनको मूवमेंट जो है इसको ये, तो ये एक मैंने बताया। और दूसरा रेफरेंस है, ऐसे रेफरेंस सैंपल जो है, और ये सिस्टम कैलिब्रेशन के लिए भी काम आता है ये। तो ये लेज़र हुआ। अगला है बीम स्प्लिटर। तो बीम स्प्लिटर बहुत काम, ये इसका चीज़ है ये। इसमें क्या है, ये डिवीजन लाइट बीम फ्रॉम द सोर्स आता है, रिकम्बिनेशन, इंटरफेरेंस पड़ता है, और डिटेक्शन जो है। और मटेरियल कौन कौन सा इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये जर्मेनियम, केवियार्ड मिडरेंज में काम आता है, मैलार वाला एक आता है जो है बीम स्प्लिटर, जिंक सेलेनाइड का आता है, और सिलिकॉन का भी ये आता है। तो ये बीम स्प्लिटर की बात हो गई। अच्छा इधर भी बीम स्प्लिटर, ये दोबारा सॉरी बीम स्प्लिटर। हाँ दूसरा मिरर्स, ये मिरर्स का बहुत बड़ा यूज है। तो इसमें जैसे बताया कि 2 मिरर इसमें इंस्टॉल होते हैं, एक जो है मूविंग मिरर और दूसरा है फिक्स मिरर ये। तो इनका मतलब ये है कि जब इससे रिफ्लेक्ट होकर के दोनों से यहाँ से दोबारा से आईआर आता है तो इनमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ये, क्योंकि पाथ डिफरेंस को कम ज़्यादा करने के लिए ये इनका जो है ये काम होता है मिरर का ये। और फिर आता है डिटेक्टर का काम। डिटेक्टर से जैसे बताया था कि वो सिग्नल को डिटेक्ट कर देता है। अब कौन कौन से डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जनरली जो है जैसे हमने बात किया कि हम एमआईआर में ज़्यादा काम करते हैं, हमारा सारा काम तकरीबन जो एमआईआर में हो जाता है, उसके लिए हम जो है एक डीटीजीएस डिटेक्टर है, बहुत फेमस डिटेक्टर है, ड्यूटेरेटेड ट्राईग्लिसरीन सल्फेट ये। तो पहली बात तो ये एक रूम टेम्परेचर कूल्ड है ये, इसको कोई दूसरा लिक्विड नाइट्रोजन या किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है ये। तो अगर ये डीटीएस डिटेक्टर होता है, एक एमसीटीवी डिटेक्टर आता है, मरकरी कैडमियम टेलुराइड, ये बहुत ज़्यादा हाई पावर हाई सेंसिटिविटी है, बट इसको कूल करने के लिए हमें लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अभी नए नए आ गए इक्विपमेंट, अब नया शायद अभी वो आ गया है, अब जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ पहले जो है इसमें एमसीटी डिटेक्टर की लिक्विड नाइट्रोजन उसमें डालनी पड़ती थी, इसको मेंटेन करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम था, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती, बार बार लिक्विड नाइट्रोजन लाओ, अगर वो नहीं भी चल रहा है तभी डिटेक्टर को जो लिक्विड नाइट्रोजन रखना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है वो ख़राब हो जाएगा ये। लेकिन इसलिए हमारा काम डीटीजीएस डिटेक्टर से ही हो जाता है, दिमाग में रख रहे चाहिए, हम इसमें डीटीजीएस डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज और भी डिटेक्टर हैं ये। तो अब हमने यहाँ देखा कि इसके मेन सोर्स आईआर सोर्स, लेज़र का भी फंक्शन हमने देखा, बीम स्प्लिटर देखा, मूविंग मिरर और सैंपल, और उसके बाद में ये कंप्यूटर पार्ट है ये। जब इसमें ये सिग्नल उससे सैंपल से पास होकर यहाँ आता है, ये डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद में ये इंटरफेरोग्राम यहाँ बनता है, और एफएफटी अप्लाई करने के बाद में इसमें एफटीआईआर स्पेक्ट्रा डिस्प्ले हो जाता है, जिसको कि हम जो है लाइब्रेरी सर्च करके अपना कंपाउंड जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये अगर वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए, और अगर कोई कमेंट करिए, अगर कोई जानकारी हो
तो मैं देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।